हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। हम देख रहे हैं आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो जो भी इस चैनल से नए जुड़े हैं आप जाकर अनुकंपा अध्ययन से जुड़ जाएं ताकि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ मिल सके। तो चलते हैं, आज हम देखेंगे बिसलदेव रासो से। बिसलदेव रासो, इसकी रचना 16वीं शताब्दी में नल्हर सिंह भाट ने किया। मिश्र बंधुओं के अनुसार इसका रचनाकाल 1298 ईस्वी माना जाता है। यह ग्रंथ मूलतः अपभ्रंश में रचित है। इसमें केवल 42 छंद है। तो बिसलदेव रासो का इतना ही हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अगला। चंद्रबरदाई का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई का जन्म 1168 ईस्वी यानी 1225 विक्रम संवत में भट्ट जाति के ब्राह्मण जगती नामक गोत्र में हुआ था और इसका जन्म लाहौर में हुआ था। गारसदा तासी ने इन्हें पृथ्वीराज के समकालीन ही मानते हैं। चंद्रबरदाई बहुभाषिज्ञ, बहुशास्त्रीय, व्याकरण ज्ञाता, षड्भाषा, छंदशास्त्र, पुराण, ज्योतिषी, जादू टोना, तंत्र मंत्र, युद्ध विद्या आदि में पारंगत थी। तो ये प्रश्न पूछे गए थे। छप छंद चंद्रबरदाई का प्रिय छंद माना जाता है। अब देखते हैं चंद्रबरदाई का कृतियाँ। चंद्रबरदाई की कृतियाँ। चंद्रबरदाई अजमेर और दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों पर आधारित एक विशाल महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना की। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग यानी समय है, जिसमें लगभग 16,000 से भी अधिक छंद संकलित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो हमें और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि भाषा का इसमें कोई स्थान नहीं है। इसमें व्याकरण आदि का कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो ये पंक्ति ध्यान रखिएगा। ये पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में चंद्रबरदाई के ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। कर्नल टॉड के अनुसार कवि चंद की यह कृति तत्कालीन समय या सार्वभौमिक इतिहास है, जिसमें 69 अध्यायों में 1,00,000 पदों से भी अधिक छंदों के द्वारा पृथ्वीराज के युद्धों, राजस्थान के सभी कुलीन सामंतों तथा उनके पूर्वजों का वर्णन किया गया है। गारसदा तासी ने कहा है कि पृथ्वीराज रासो में 11वीं शताब्दी के भारतवर्ष का पूर्ण चित्र है। चंद्रबरदाई अपने जीवन काल में पृथ्वीराज रासो को पूरा नहीं कर सके थे। उनके पुत्र जुल्हन द्वारा पूरा किया गया था। तो ये हम पढ़ चुके हैं। चंद्रबरदाई की साहित्यिक विशेषताएं, अगर उसकी साहित्यिक विशेषताएं देख लेते हैं चंद्रबरदाई की, तो उसमें प्राकृतिक चित्रण, सौंदर्य चित्रण, युद्ध चित्रांकन, श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता मिलती है और ज्योतिष चित्रण मिलता है। चंद्रबरदाई की भाषा शैली को देखते हैं तो कविचंद भाषा के धनी थे। उन्होंने स्वयं अपने आप को षड्भाषा का ज्ञाता बताया है। रासो में उन्होंने 6 भाषाओं को गिनाया है, जैसे संस्कृत, प्राकृत, जैव, अपभ्रंश, पिशाचिका, मागधी, सुरसैनिश्च, षड् भाषा स्वेच जायते। तो इस पंक्ति के आधार पर चंद्रबरदाई ने 6 भाषाओं का ज्ञान बताया है। चंद्रबरदाई ने अपने इन रासो ग्रंथ में संस्कृत, फारसी, अरबी, अपभ्रंश, देशज, राजस्थानी, ब्रजभाषा, पंजाबी आदि भाषाओं का प्रयोग किया है, परंतु रासो में अनेक प्रक्षिप्त अंश जुड़ने के कारण भाषा अस्त व्यस्त हो गई है। इसने रासो में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का बहुतायत में प्रयोग किया है। अगला है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को देख लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिला के पटियाली गांव में हुआ था। ये दरबारी कवि होने के साथ साथ लौकिक परंपरा के भी पक्षधर थे। ये इतिहासकार, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, संगीतकार तथा साहित्यकार भी थे। तो अमीर खुसरो के बारे में भी
एग्ज़ाम में आगे आ चुका है कि ये किस प्रकार के कवि थे। संगीत के क्षेत्र में इन्होंने तबला एवं सितार से भारतीय परंपराओं का परिचय कराया। ये आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि थे। आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग अपने काव्य में किया। तो ये ध्यान रखिएगा कि आदिकाल में खड़ी बोली भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम आदिकाल में किसने किया, तो ये हो जाएगा आपका अमीर खुसरो ने आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनके ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई, जिनमें से करीब 20 से 21 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं खालिक बारी, मुकरियाँ, दो सूखने, गज़ल, खुसरो की पहेलियाँ। साहित्य के क्षेत्र में जिन विधाओं को उन्होंने जन्म दिया उनमें गीत प्रमुख हैं। उदाहरण, अम्मा मेरे बाबुल को भेजो री, काहे को बिहाए परदेस सुन बाबुल मेरी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि एवं निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। उनकी मृत्यु 1324 ईस्वी में हुई थी। अमीर खुसरो की कृति खालिक बारी एक शब्दकोश है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं जब भाषा पढ़ रहे थे तब, भाषा के अंतर्गत पढ़ेंगे। तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची कोश, यानी खालिक बारी किसका शब्दकोश है? तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची कोश है। अमीर खुसरो और उनकी हिंदी कविता। अमीर खुसरो फारसी के प्रधान कवि थे। वे अरबी और तुर्की में भी रचनाएं लिखा करते थे, लेकिन उन्होंने हिंदी में भी अनेक रचनाएं लिखी। सल्तनत कालीन राजभाषा फारसी होने के बावजूद अमीर खुसरो ने हिंदी में क्यों रचनाएं लिखी? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने अन्यत्र लिखा है, हिंदी भाषा फारसी से कम नहीं है, सिवाय अरबी के। जिस प्रकार अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, उसी तरह हिंदी में भी मिलावट का स्थान नहीं है। तो ये कोटेशन आप ध्यान रखिएगा। खुसरो ने यहाँ पर जिस हिंदी की बात की है वह 13वीं सदी के उत्तरार्ध और 14वीं सदी के आरंभ की है। खुसरो की रचनाएं तत्कालीन हिंदी भाषा में ही लिखी गई। स्पष्टतः ये सभी रचनाएं खड़ी बोली में हैं। उस समय इसे हिंदुई या हिंदवी कहते थे। अमीर खुसरो के समय की हिंदी खड़ी बोली संभवतः दिल्ली, आगरा और मध्य देश में प्रचलित थी। महाराष्ट्र के तत्कालीन प्रसिद्ध संत नामदेव, जो कि खुसरो के समकालीन ही थे, इन्होंने अपनी काव्य रचना इसी हिंदी खड़ी बोली में की थी। खुसरो की हिंदी खड़ी बोली के समय काव्य जगत पर प्रमुख रूप से ब्रजभाषा, राजस्थानी बोलियां, अवधी का अधिकार था। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में अति उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश प्रसिद्ध हैं। चामन तूतीय हिंदूम और रास्त पुरसी, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। अर्थात, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। तो ये प्रश्न पूछे गए थे, तो इसे ध्यान में रखिएगा। खुसरो की रचनाओं की खड़ी बोली का रूप देकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि यह आश्चर्य की बात है कि क्या खुसरो के समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी उनकी पहेलियों में मिलती है। तो ये भी प्रश्न पूछे गए थे कि ये कथन किसने कहे हैं अमीर खुसरो के संदर्भ में। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को बहुत ही अच्छे ढंग से पहचाना और उसे रचनात्मक रूप दिया। उन्हीं के अध्ययन के फलस्वरूप आज हिंदी खड़ी बोली का मानक रूप भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। अगर अमीर खुसरो की पहेलियाँ एवं मुकरियों को देख लेते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ हिंदी भाषा में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं।
डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार पहेलियों, मुकरियों व शोखनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि भी की। इन्होंने दरबारी वातावरण में रहकर चलती हुई बोली से हास्य की सृष्टि करते हुए हमारे हृदय को प्रसन्न करने की चेष्टा की है। पहेलियाँ शब्द संस्कृत के पहेलिका शब्द का अपभ्रंश या तद्भव रूप है। हिंदी में पहेली की परंपरा संस्कृत से आई है जैसे, तो आप ये सब जरूरी नहीं है, तो हम इसे आगे निकलने का प्रयास करेंगे। ये देख लेते हैं थोड़ा। पहेलियों में संस्कृत में दो रूप हैं। अंतरलापिका अर्थात जिसके उत्तर पहेलियों में ही छिपे होते हैं, अर्थात और बहिर्लिपिका जिनके उत्तर पहेलियों में नहीं होते। अंतरलापिका पहेली का खुसरो द्वारा रचित उदाहरण दृष्टव्य है। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, अर्थ करो या छोड़ो गाँव। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। तो ये अंतरलिपिका पहेली के अंतर्गत ये आते हैं। बहिर्लिपिका के अंतर्गत क्या आते हैं, देखो। आगे आगे बहिना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया। तो ये हो जाएगा आपका भुट्टा। अमीर खुसरो की दोनों प्रकार की पहेलियों में रोचकता और वैचित्र्यता थी। खुसरो द्वारा रचित मुकरियाँ भी एक प्रकार की पहेलियाँ ही हैं। मुकरियों का अर्थ है किसी बात को कहकर मुकर जाना, जैसे शोभा सदा बड़ावन हारा, आयो तेक्षिन होत न प्यारा, आए फिर मेरे मन रंजन, ये सखी साजन ना सखी अंजन, यानी काजल। तो इस तरह के प्रश्न को मुकरियाँ कहते हैं। दूसरा देख लेते हैं। वह आए तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे बाँके बोल, क्यों सखी साजन ना सकी ढोल। तो अगला देख लेते हैं आगे। खुसरो ने अपनी इन मुकरियों पहेलियों में अपहनती अलंकार का प्रयोग करके जो भाषा का चमत्कार पैदा किया, वह अन्य साहित्यकारों की रचनाओं में प्रायः नहीं मिलता है। अगला कवि है विद्यापति। तो विद्यापति को ध्यान से देखिएगा और इसे कोशिश करिएगा जितनी भी चीज़ें हैं समझने का। विद्यापति का जन्म 1380 ईस्वी में हुआ। विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं। ये मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव एवं जयदेव के नामों से जाना जाता है। इनकी मैथिली भाषा में रचित पदावली, जयदेव का गीत गोविंद तथा सूरदास का सुरसागर एक ही कोटि की रचनाएं हैं, जिनमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। पदावली के कारण ही ये मैथिल कोकिल कहलाए। इनके अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायक नायिका राधा कृष्ण हैं। विद्यापति भक्त कवि थे या श्रृंगारी, यह विवादास्पद प्रश्न है। अधिकांश विद्वान उन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं। विद्यापति ने नायक नायिका के वह संधि सद्य सनात नखसिक सौंदर्य, प्रेम, यौवन, अभिसार, मिलन, विरह, रति कीड़ा आदि का मार्मिक चित्रण किया है। विद्यापति शैव कवि थे। तो ये ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है कि विद्यापति कैसे कवि थे। तो ये शैव कवि थे, यानी। चलो आगे देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर ही जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये कथन पूछे गए हैं कि ये विद्यापति के संदर्भ में किसने कहे, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस से सिद्ध वाक कवि कहा है। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि कहा है, जो निम्न है। तो देख लेते हैं किसने श्रृंगारी कवि कहा है, किसने भक्त और किसने रहस्यवादी।
तो हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा और राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी ये श्रृंगारी कवि मानते हैं विद्यापति को। बाबू ब्रज नंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भक्त कवि मानते हैं। और जॉर्ज ग्रियर्सन, नरेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र ये रहस्यवादी कवि मानते हैं। विद्यापति की रचनाएं देख लेते हैं। विद्यापति की रचनाओं को भाषा की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो कौन कौन सा है? संस्कृत, अवहट और मैथिली यानी लोक भाषा। तो संस्कृत में शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा विभाग सार, गया पत्तलक वर्णकृत्य और लिखनावली। तो इसमें से पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा ये महत्वपूर्ण रचना है जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद अवहट की रचना देख लेते हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और मैथिली की एकमात्र रचना है पदावली। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया गया है। विद्यापति के पदावली में भक्ति एवं श्रृंगार समन्वय दिखाई पड़ता है। विद्यापति ने नायिका की ब्याह संधि का मनोरम चित्रण किया है। साथ ही सद्य सनावा रमणी के उत्तेजक चित्र अभिसार का मनोरम वर्णन भी उनकी पदावली में मिलता है। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। विद्यापति की मैथिली भाषा में रचित पदावली गद्य पदों में रचित है तथा उसमें गीति काव्य के सभी तत्व, संगीतात्मकता, व्यक्तिकता, कोमलकांत, मधुर पदावली, अलंकारिकता विद्यमान है। पदावली की रचनाओं की संख्या की दृष्टि से तो विद्यापति संस्कृत व अवहट के साहित्यकार कहे जा सकते हैं, परंतु हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्हें इनकी हिंदी रचना पदावली के आधार पर ही स्थान दिया जा सकता है, उन्हें दिया जाता है। पदावली स्वच्छंदतावादी कवि हैं। तो विद्यापति कैसे कवि हैं? स्वच्छंदतावादी कवि हैं। विद्यापति की काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं। कवि अपने काव्य में काव्य की जिन शिल्पगत विशेषताओं को प्रयुक्त करता है उन्हें काव्यगत विशेषताएं कहा जाता है। काव्यगत विशेषताएं काव्य के 2 शिल्पों की गृहीत करती हैं, एक भाव पक्ष और एक शिल्प पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत काव्य में वस्तु वर्णन, अनुभूति, गहनता, मार्मिकता और रसों का संयोजन आदि आते हैं। काव्य में भाव पक्ष प्रधान होता है। किसी भी काव्य को मुख्य रूप से भाव पक्ष की कसौटी पर ही परखा जाता है। विद्यापति के काव्य का भाव पक्ष अत्यंत ही प्रभावशाली व गौरवपूर्ण है। और विद्यापति की भाषा शैली देख लेते हैं। विद्यापति संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली आदि भाषाओं में कुशल थे। पदावली में उन्होंने मैथिली के लोकगीत व्यवहार का प्रयोग किया है। उन्होंने तत्कालीन जनभाषा को अपनी पदावली की मुख्य भाषा बनाया है। अलंकार की बात कर लेते हैं। तो विद्यापति की अलंकार योजना उनके काव्य में भाव पक्ष को उजागर करने में सहायक सिद्ध हुई है। विद्यापति ने पदावली में नक्सिक वर्णन, विरह वर्णन, ऋतु वर्णन आदि में सादृश्य मूलक, अतिशयोक्ति, अपहनति, अन्योक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। अब आते हैं हम आरंभिक गद्य के अब हम देखेंगे आरंभिक गद्य। आदिकाल में रचना गद्य में मिलता है जो निम्न प्रकार है। तो कुछ रचनाएं ऐसे हैं जो गद्य में लिखी गई है, जिसमें आगे आपको राउरवेल, रोड कवि, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर, कुवलय माला, अद्यतन सूरी। अब हम रचनाओं को देख लेते हैं। राउरवेल
राउरवेल एक शिलांकित कृति है। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कृति शिलांकित है, यानी शिलाओं में लिखी गई, शिलाओं को काटकर राउरवेल की रचना की गई है। राउरवेल 10वीं 11वीं के आसपास की रचना है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि राउरवेल चंपू काव्य है, यानी गद्य पद मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउरवेल से ही माना जाता है। राउरवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। अगला है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। इनकी रचना पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, तो ये ध्यान रखिएगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा काव्य है, तो वह एक व्याकरण काव्य है। इसमें बनारस व आसपास के प्रदेशों की संस्कृत व भाषा पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। अगला रचना है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर मैथिल हिंदी में रचित गद्य है, जिनकी रचना मैथिल कवि ज्योतिश्वर ठाकुर है। तो वर्ण रत्नाकर की रचना किस भाषा में की गई है, तो ये मैथिली भाषा में। यह मैथिली भाषा में रचित गद्य की प्रथम रचना है। ये भी एक प्रकार का है कि मैथिली का गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो ये वर्ण रत्नाकर है। वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्व कोशात्मक है। यह 8 कल्लोलों यानी अध्यायों में विभाजित किया गया है। अब हम देखेंगे लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य आदिकाल में लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति भी मिलती है, जो निम्न है। ढोला मारूरा दूहा। पहला ग्रंथ कौन सा है, ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। यह मूलतः दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी के कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार किया। इसकी भाषा पुरानी राजस्थानी है। तो ये पूछ लिया जाता है कि ये ढोला मारूरा रचना किसका है, तो ये आ जाएगा आपका, देख ले किसका है। अभी हमने इसका रचनाकार ही नहीं देखे हैं, तो यहाँ पे है। शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार किया। इसकी भाषा पुरानी राजस्थानी है। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल है। इसमें नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यंजना मिलती है। अगला रचना है जयचंद प्रकाश एवं जयमयंक जस चंद्रिका। तो दोनों को एक साथ देख लेते हैं। जयचंद प्रकाश नामक कृति के रचनाकार भट्ट केदार हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह एक महाकाव्य था, जिसमें महाराजा जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन था। जयमयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने 1186 ईस्वी में की थी। तो इसका रचना काल ध्यान रखिएगा, क्रम में पूछने के लिए लगाने के लिए पूछ लिए जाते हैं। ये दोनों ही ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, लेकिन इनका उल्लेख राठौरी ख्यात में मिलता है। इन कृतियों में पृथ्वीराज के शत्रु जयचंद की महिमा का वर्णन किया गया है। अगला रचना है बसंत विलास। बसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। बसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षद राव ने किया है। हर्षद राव लिखा हुआ है। तो अब थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं आदिकालीन साहित्य की रचनाएं फटाफट। खुमान रासो 9वीं शताब्दी, दलपति विजय
बिसल देव रासो, विजयपाल रासो, नल्हा सिंह 11वीं सदी की, बिसल देव रासो 12वीं सदी, नरपति नाल्हा, पृथ्वीराज रासो 12वीं सदी, चंबरदाई, हमीर रासो 12वीं सदी, सारंगधर, परमाल रासो 13वीं सदी, जगनी, भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, बुद्ध रास, शालिभद्र सूरी। तो ये सारी रचनाएं दी गई। चंदनवाला रास आशुभ और जीवदया रास आशुकु, रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी, नेमिनाथ रास सुमति गनी और गौतम। ये सारी रचनाएं अभी तक नहीं पूछी गई तो ये कुछ है। विद्यापति पदावली 14वीं सदी, विद्यापति, खुसरो की पहली, अमीर खुसरो, ढोला मारूरा दुहा, ये हो जाएगा आपका कुशल राय। लौकिक साहित्य जयचंद प्रकाश 12वीं सदी, भटकेदार, जयमैंग जसचंद्रिका 12वीं सदी, मधुकर कवि, राउरवेल 10वीं, रोड़ा कवि की। वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी की रचना, ज्योतिश्वर ठाकुर और उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा भट्ट, ये गद्य व्याकरण। अगला है आदिकालीन अपभ्रंश रचनाएं एवं उनके रचनाकार। तो ये अपभ्रंश की रचनाएं हैं। परमात्मा प्रकाश, जोइंदु, योगसार, पौम चिरऊ, स्वयंभू, रिठ नेमु चिरऊ, पौम स्वयंभू और नाग कुमार चिरऊ। तो ये स्वयंभू की रचना है। महापुराण पुष्यदंत की, भविष्यत कहा धनपाल 10वीं सदी की, पाहुड़ दोहा राम सिंह, उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी 12वीं सदी की और संदेश रासक अब्दुल रहमान, ये भी 12वीं सदी बिरह काव्य है। प्रकृति पेंगलम विद्याधर, सारंगधर, लक्ष्मीधर, जिसमें ये तीनों की रचनाएं, तीनों ने मिलकर रचनाएं की हैं। अगला है शब्दानुशासन, हेमचंद्र, कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभु सूरी। अगला है अपभ्रंश साहित्य। तो अपभ्रंश साहित्य देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं सदी यानी 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। तो स्वयंभू के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें से आपका पहला पौम चिरऊ, रिठ नेमी चिरऊ, नाग कुमार चिरऊ। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। ये अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। शंभू के पौम चिरऊ को अपने पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। तो उनके पुत्र पौम चिरऊ को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया है। पौम चिरऊ में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी यानी 10वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणालंकार, जिसमें महापुराण के नाम से भी जाना जाता है, नय कुमार चिरऊ और जयशहर चिरऊ। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है और इसमें पुष्यदंत ने चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अपभट्ट में चौपाई यानी चौपाई 15 मात्राओं का छंद है। पुष्यदंत को हिंदी का बहुभूति कहा जाता है, तो यह ध्यान रखिएगा। शिव सेंगर ने पुष्य कवि को भाषा की जड़ कहा है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल, तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। पुष्यदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पदरी यानी 16 मात्रा का छंद है। इसी छंद में लिखे काव्य को पदड़िया बंद कहा जाता है। धनपाल भाग्यपति मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास की रचना 1114 ईस्वी को परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। किसे? उपदेश रसायन रास को। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है।
उपदेश रसायन रास 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। ये पूछा गया प्रश्न है। देसी भाषा अपभ्रंश में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। तो ये भी अपभ्रंश में लिखी गई। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णन है। तो संदेश रासक कैसा काव्य है? एक खंड काव्य जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने संदेश रासक का समय 12वीं सदी तथा 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना 11वीं सदी में की। तो पाहुड़ दोहा की रचना किसने की थी? मुनि राम सिंह ने। पाहुड़ दोहा एक दार्शनिक काव्य है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोयिन्दू से माना जाता है। जोयिन्दू ने 2 पुस्तकों की रचना की, परमात्मा प्रकाश और योगसार। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है, अपभ्रंश और देश भाषा यानी बोलचाल की भाषा। अगर हम देखें अपभ्रंश की भाषा तो इसके अंतर्गत विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये आ जाएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम आदिकाल का शुरुआत कर रहे थे। तो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल क्यों रखा? तो इसके आधार पर कि देसी भाषा और अपभ्रंश के भाषा के अंतर्गत रखने के कारण कुछ रचनाएं हैं जो वीर रस प्रधान रचना थी। इसी के आधार पर उसने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबारी कवि थे। हेमचंद्र द्वारा रचित सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है। तो हेमचंद्र द्वारा जो रचित सिद्ध हेमचंद्र जिसे शब्द अनुशासन कहा जाता है तो एक व्याकरण ग्रंथ है। शब्द अनुशासन में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र जैन आचार्य थे और उनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों का नाम कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृतिक व्याकरण, छंदो अनुशासन और देसी नाममाला कोश है। हेमचंद्र को प्राकृतिक का पाणिनि माना जाता है। व्याकरण के उदाहरण के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है। अगला है सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका जन्म 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत नाम एक गद्य पद में संस्कृत प्राकृतिक काव्य लिखा है। जैनाचार्य मैरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। तो जैन मैरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक संस्कृत भाषा में इसका रचना किया था 1361 विक्रम संवत में। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दुहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चरणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दुहा विद्या भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृतिक पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृतिक पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृतिक पेंगलम में प्राकृतिक और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई। प्राकृतिक पेंगलम की टीका बंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है और सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित ग्रंथ बनाया। सारंगधर पद्धति में बहुत से सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है।
आचार्य शुक्ल ने प्राकृति पेंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया गया। राहुल सांस्कृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता माना जाता है। किसका? हमीर रासो की रचना किसी जज्जल नामक कवि को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। तो यहीं से हमारा आदिकाल ख़त्म हुआ। आज हम आदिकाल को संपूर्ण आदिकाल देख लिए हैं। तो आज हम प्रश्नों को नहीं करेंगे। हम अगले वीडियो में संपूर्ण लगभग 200 के करीब MCQ देखेंगे। तो चलते हैं, अगले वीडियो में हम आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे, जिसमें आप अपना एक प्रकार का टेस्ट होगा। तो धन्यवाद आप सभी को। अगर वीडियो आपको इससे लाभ मिला हो या अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।